नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं और इस बार हमारे साथ इस शो में चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार मीर अली मीर जी। मीर अली मीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल है कि कैसे हैं आप? एकदम फिट। विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने आप को बैलेंस करके चलने की कोशिश करते हैं। जी, इंटरव्यू के शुरुआत में ही मैं सबसे पहले आपसे आपकी एक कविता सुनना चाहूँगी, हमारे दर्शकों को भी सुनवाना चाहूँगी और वो कविता आपकी पसंदीदा होनी चाहिए, जो आपको सबसे प्रिय हो। बहुत अच्छी बात है। कविता शिल्प मांगती है। कविता का जो शिल्प होता है और वो खुला आसमान चाहती है, समय से हटकर कुछ बोलना चाहती है कि बादलों की प्यालियों में रोशनी परोस कर, कि बादलों की प्यालियों में रोशनी परोस कर, चांद रात चांदनी प्यास को भिगो रही, चांद रात चांदनी प्यास को भिगो रही, घुंघरुओं की सांस को सहेज ना बटोर कर, कि घुंघरुओं की सांस को सहेज ना बटोर कर, छनक खनक की रागनी प्यास को भिगो रही, चांद रात चांदनी प्यास को भिगो रही। थी मिली खबर उन्हें वो आ रहे हैं आएंगे, क्या बात है। थी मिली खबर उन्हें वो आ रहे हैं आएंगे, द्वार पे खड़ी हसीन प्यास को भिगो रही, द्वार पे खड़ी हसीन प्यास को भिगो रही। तो विवेक और बुद्धि जी, अभी गणेश पक्ष चल रहा है, तो गणेश जी का विवेक लेकर अपने बुद्धि का हम प्रयोग करें तो निश्चित रूप से समाज में एक नव जीवन का संचार होगा। वही है बादलों की प्यालियों में रोशनी परोस। सर, आपका पहला मंची अनुभव कैसा था? मंची अनुभव रैदास जयंती 2003 और बलौदा बाजार के पास पलारी, जहाँ बाल समुद्र करके एक बहुत बड़ा तालाब है, ऐतिहासिक शिव का मंदिर है और छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म कही देवे संदेश जहाँ शूट हुई थी, वो पलारी में मैं मंच मांग के कविता पढ़ा। कारण ये था कि मैं बलौदा बाजार किसी काम से गया था और वो काम नहीं हो पाया, तो रात को वापस आने में देरी हो गई तो गाड़ियाँ निकल गईं। तो वहाँ पर अम्बेडकर चौक में खड़े रहे थे, एक मिनी ट्रक जिसको छोटा हाथी बोलते हैं जी, उसको हाथ मारा तो वो रुक गई। उसको रायपुर आना था, तो मैं कह रहा मैं सारा गांव जाना है मेरे को, सारा गांव में टीचर था मैं। तो बैठ गए उस गाड़ी में ड्राइवर और हम। तो रास्ते में एक गांव पड़ा बिनौरी, वो बिनौरी में आग गाड़ी खड़ी हो गई। यदि बिनौरी, अब क्या किया जाए, रात का सन्नाटा। तो दूर से माइक की आवाज़ आई, कहीं कहीं कविताएं पढ़ी जा रही थी। तो मैं उस एंगल में अपने आप को ले गया और ड्राइवर से बोला कि यार तू अपनी गाड़ी के देख, मैं थोड़ा जा रहा हूँ, 1-1.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आवाज़ आ रही, वहाँ पहुँचा तो भीड़, कवि सम्मेलन चल रहा था। वहाँ पे दत्तात्रेय अग्निहोत्री, कृपाल पंजवानी, राम कुमार साहू और राजेंद्र दीक्षित, ये सब नाम मुझे याद है। रामरूप वर्मा संचालन कर रहे थे। तो बढ़िया मैं पीछे सुनता रहा, लेकिन एक शिक्षक मिले मुझे, युवा, उनसे बोला यार ऐसी ऐसी बात है, तो बोले दो ना सर, लिख दो, मैं पहुंचा दूंगा आपको पढ़ना करके। उसके बाद भी मौका नहीं मिला। फिर वो क्या था, शुगर पेशेंट थे जो मन संचालन करते थे, उनको बार बार आना पड़ता था। तो जब वो उठ के आए तो मैं उनके पीछे लग गया
कि सर मेरे को भी मौका मिले, तो मना कर दिए पहले तो। उसके बाद बोले यार इतना जिद कर रहे, 2 मिनट के लिए आपको चलो हम बुलवा देते हैं, आए हो तो बता रहे हो। तो मैं 2 मिनट के लिए मंच में गया और 20 मिनट पढ़ा। 20 मिनट पढ़ा, फिर सारे लोगों से परिचय हुआ। फिर वहाँ के जो पत्रकार थे बाबू खान करके, वो बड़ा इम्प्रेस हुए, वो भी मंच में थे, कविता पढ़ते थे। उन्होंने रात में फिर रेस्ट हाउस खुलवा दिया। कहाँ हम छोटे हाथी में सफ़र कर रहे थे, हमारे रेस्ट हाउस खुला, खाने की व्यवस्था हुई जी। सुबह फिर नाश्ता का इंतज़ाम हुआ, घर बस स्टैंड तक छोड़ने आए बड़े सम्मान के साथ। तो बड़ा ऐतिहासिक रहा 2003 का वो मंच जो है, लोगों से परिचय हो गया। फिर हम क्षेत्रीय मंचों में काव्य पाठ करना शुरू कर दिए। ये पलारी का अनुभव अद्भुत रहा, खूब रिस्पांस मिला वहाँ के लोगों का। मतलब आपने समझ जाओ कि वो 2 मिनट चुराए अपने लिए, और वो 2 मिनट से आप वहाँ से लेकर आज तक यहाँ तक का सफ़र तय कर पाए हैं। सर अगला सवाल ये पूछूंगी मैं कि आपकी खूबसूरत कविताएं, जिन्हें कई फिल्मों में भी गीतों के रूप में पेश किया गया है, लेकिन इतनी खूबसूरत कविताओं की शिक्षा कहीं से तो आपने ली होगी, या कोई आपके गुरु रहे होंगे। तो मैं जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि मीर अली मीर जी के गुरु कौन थे? अब ये बड़ा प्रश्न जो है ना, एकदम लौकिक हो गया मेरे लिए, क्योंकि मैं इतनी जगह पढ़ाई किया। चाचा मेरे ग्राम सेवक थे, पिताजी पटवारी, दादाजी रिटायर पटवारी जी। तो रिटायर पटवारी की जिम्मेदारी मुख्तियारी का मिल गया, तो दसरंगपुर में पढ़े। फिर सहसपुर लोहारा चले गए दादा पिताजी के पास, फिर लाटा बोर्ड चले गए, अंडा चले गए। फिर राजिम के पास एक गांव है चचौद, जिसे आजकल श्यामनगर बोलते हैं। तो अलग अलग पड़ोसी मिलते रहे, अलग अलग प्रतिभाशाली लोग मिलते रहे। और जब हम हायर सेकेंडरी पढ़ने राजिम आए, तो अब देखो भाग्य आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाता है। संत पवन दीवान जी का बड़ा नाम था राजिम में। कृष्णा रंजन, संत पवन दीवान, रवि श्रीवास्तव, पुरुषोत्तम अनासक्त हमारे क्लास टीचर थे, बहुत बड़े कवि थे, मनोरंजन दुबे, विशाल राही, ऐसे ऐसे लोग जो हैं वहाँ पर मिले। लक्ष्मण मस्तूरिया मुझे वहाँ दिखे सन 70-71 में। तो किराए के मकान में रहते थे। तो चाचा जी के ट्रांसफ़र हुआ, तो उस समय ग्राम सेवक लोगों के लिए क्वार्टर रहता था, गवर्नमेंट क्वार्टर, बड़ा डिज़ाइन किया हुआ इंग्लिश स्टाइल में। वहाँ हम लोग रह के स्कूल जाते थे। बीच में वो राजिम का पुल बना उसी समय 70-71 में, महानदी के ऊपर ब्रिज। पहले क्या था, ब्रिज नहीं था, तो बरसात में नाव से आना जाना करते थे। बाकी समय रपटा बनता था, तो नाव में 3 नए पैसे की टिकट लगती थी इस पार से उस पार जाने की। अब वो पुल बना, तो ग्राम सेवक का जो क्वार्टर है वो सड़क में आ गया, तो उसको तोड़ना पड़ा क्वार्टर को। तो हम लोग बाजू में यदू जी के मकान में, चंपू यदू के मकान में किराए में रहने लगे। तो बाजू में आश्रम दीवान जी का, ब्रह्मचर्य आश्रम, उस समय अपने उफान पर था। तो दीवान जी की बहन रत्ना और उनकी एक बहन, 2 जने रहते थे वहाँ। वो 11th में हम एक साथ थे, वो आर्ट्स में थी, मैं साइंस में था। तो जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी का कार्यक्रम हो, तो हम दीवान जी से सिफारिश करवाते थे रत्ना से कि कविता या भाषण लिखवा दो, क्योंकि मिडिल स्कूल तक तो चाचा लिख के दे देते थे। तो लेते रहे, लेकिन एक बार दीवान जी जो है ना बुलवाए, क्या पढ़ते हो तुम लोग, कविता गीत मांगने आते हो, खुद नहीं लिख सकते, 11वीं पढ़ रहे हो तो। क्योंकि 15 अगस्त 26 जनवरी, शिक्षक दिवस, गांधी जयंती, शनिवार, हर इतना कार्यक्रम होता था। और बड़े डिसिप्लिन वाले उस समय हमारे प्राचार्य थे, एस सरदेश मुख, छिंदवाड़ा वाले। अनुशासन भी पक्का था। तो दीवान जी की प्रेरणा से वो बोले कल 4 लाइन लिख के लाओ।
तो 4 लाइन लिख के जब गए तो उन्होंने पढ़ के खूब ठहाका लगाया और बोले अब तुम बन गए कवि। तो प्रेरणा मिली, गुरु कहो या प्रेरित करने वाले कहो, उन्होंने प्रेरणा दी और हम जैसा वैसा लिखना शुरू कर दिए। उसके बाद टीचर बन गए हम। तो टीचर बन गए तो अमलीपदर, देवभोग एकदम कार्नर, उस समय मध्य प्रदेश था, 71 में ही मैं टीचर बन गया। तो वह गांव में बिजली नहीं, गैस बत्ती में वहाँ रामलीला का कार्यक्रम होता था। तो बीच में माइक में गीत वगैरह भी गाते थे, तो मैं वहाँ भी मंच में कोशिश किया। तो उस समय गोपी पिक्चर देख के गए थे हम, रामचंद्र कह गए सिया से, तो वो गाना मैं गाया। तो गांव के लोग बहुत इम्प्रेस हो गए, एक तो टीचर, ऊपर से माइक। तो वहाँ भी जब भी कोई सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम हो तो लोग पूछने लगे। आज ही संपत से मेरी बात हुई, तो मेरा विद्यार्थी रहा है अमलीपदर में, अब यहाँ व्यापार कर रहा है। तो याद कर रहा था वो, गुरुजी आपकी याद आ गई इसलिए फ़ोन कर रहा हूँ। तो बने वो देखो स्मृति 71 और वर्तमान में भी किसी शिक्षक को याद करना। तो पढ़ाई के साथ साथ, खेल कूद के साथ साथ मैं साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेता रहा और वो प्रेरणा काम आती रही। और लिखते 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 कुछ ऐसा लिखा गया, तो लिखने के बाद जब हमारे छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल जी संस्कृति मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, तो उनका हमारे स्कूल में जाना हुआ जी। और हमारे विधायक थे देवजी भाई पटेल, मेरे को सुनते थे, उन्हीं क्षेत्र में हूँ मैं। तो उनसे मंत्री जी से पूछे मीर साहब से एक कविता सुनना, क्योंकि स्कूल का मंच संचालन मैं ही करता था, कोई भी कार्यक्रम हो माइक मेरे हाथ में। तो एकदम खुश हो गए बृजमोहन जी, बोले चलो सुनाओ। तो वो कविता सुने, बहुत खुश हुए। बाद में वो बोले देवजी भाई पटेल कभी विधानसभा में पढ़े हो क्या? उस समय एक परंपरा थी, शुक्ल जी जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो हर साल कवि सम्मेलन कराते थे। तो बस कविता की शुरुआत 2010 में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पंचायत में पढ़ने का मौका मिला। तीसरे दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ के गए, केवल कविता के बल पे, और कवर्धा राजनांदगांव का दौरा था। तो ये है कि आदमी का भाग्य जो है ना, उसको किस तरह कहाँ मोल्ड करता है। तो ये है मेरी यात्रा कि पवन दीवान जी की प्रेरणा और राजिम में कवि सम्मेलनों का माहौल। वहाँ क्षेत्रीय कवि सम्मेलन हर साल होता था, इसमें गणेश चतुर्थी में, नवरात्रि वगैरह बड़ा धूमधाम से होता था। तो वहाँ से मुझे शिक्षा मिलती रही, प्रेरणा मिलती रही। लोगों को मंच में पढ़ते देखता था तो मेरा ही मन होता था कि एक दिन मैं भी ऐसी पढ़ के बताऊँगा, और आज मंच में जाता हूँ। सर, अगर मैं बात करूँ संस्कृति की, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की, आपकी कई कविताएं ऐसे हैं जो बिल्कुल खेल से रिलेट करते हैं। और इसी दौरान आपका एक कविता थी नदा जाही का। और ये जो कविता थी सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर से ये कविता यहाँ पर सुना दें। हाँ, मीर अली मीर हैं करके न जानते हुए कविता सुन के जान लेंगे कि मीर अली मीर ही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो चिंतन का गीत है, बहुत सारी बातें जो है, बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच से विलुप्त हो रही हैं जी। ए नदा जाही कारे, नदा जाही कारे, नदा जाही का, कमरा यो खुमरी अरे तू तारी, अर ता छो। जैसे गाड़ी में स्टीयरिंग होते ना, तो अरा और तता और छो है स्टीयरिंग है किसान के। अरा के बेद एतिक बैला, तता के बेद एतिक बैला, और छो के बेद बीचों बीच। तो ये चीज़ रहा है पहले देखे मिले। अभी तीजापुरा के तिहार आइस, नंदिया बैला, खनन खनन नंदिया बैला, दिया वो चुकुलिया।
पोरा पट के फूफू दीदी खोखो मोखो डलिया, बैठे कराही भौजी खाबोन डलिया डलिया, ऐसा रोटी देहरौरी नहीं न दावे। ये देखे मिलते, लेकिन जब चिंतन होते ना कि रच रच मच मच गेड़ी मचैया, गाँव गली माँ पड़की नचैया, मांदर के ठाप मोरा हस रचाए, पंछी के धुनला गाए बजाए, गाँव के लीला चाउर के चीला, मेला मड़ई माँ ढेलवा झूलैया, नंदा जही का ए नंदा जही का रे, नंदा जही का रे, नंदा जही का, कमरा यो खुमरी अरे तू तारी, अर छो। सर 2019 में आपको छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान मिला। इसके अलावा पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान से भी आपको नवाजा गया है। वो अनुभव कैसा था सर आपके लिए? हाँ, छत्तीसगढ़ शासन का है पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार 2019। बच्चे मेरे बोलते थे, मेरे दोस्त यार बोलते थे, इतने आप पॉपुलर हो गए हो तो पुरस्कार के लिए आपको आवेदन लगाना चाहिए। अरे मैं कहा यार जब लगेगा तब देखा जाएगा। उसके बाद भी हमारे बच्चे जो हैं, हमारे जो हितैषी लोग हैं, एक तो हमारे हितैषी त्र्यंबक जी जो कार्टूनिस्ट हैं, वो विदेश में थे कहीं जर्मनी में, तो हमारे बच्चे उनसे सिफारिश किए कि भैया आप एक लेटर लिख दो, आप इतने पॉपुलर हैं छत्तीसगढ़ में, तो पापा के लिए एक एप्लीकेशन में आपका नाम भी चल जाएगा। ऐसे करते करते जितने उनके दिमाग में आया, जिन जिन से मेरा ख़ास परिचय रहा, उन लोगों को साथ लेकर वो आवेदन लगा दिए। अब मुझे खबर कर दी, मैं बाहर था, लास्ट डेट में मेरे को बताया कि आज आखिरी दिन था, हमने आपकी फ़ाइल जमा कर दी। मैं कहा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। उसके बाद फिर खबर आई कि आपको छत्तीसगढ़ में साहित्य के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार मिल रहा है। तो मेरे को राजिम की याद आ गई, चमसूर की याद आ गई। विगत 15 वर्षों से मैं चमसूर में पंडित सुंदरलाल शर्मा जयंती में संजय कबीर शर्मा उनके आयोजक रहते हैं, संयोजन उन्हीं का रहता है। और हमारे जो कुरूद के विधायक हैं माननीय अजय चंद्राकर जी, वो हर साल उस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता रखते हैं, जाते हैं और हम लोग काव्य पाठ करते हैं रात में। और जब मैं राजिम में पढ़ता था तो हटरी पारा है, वहाँ पे हटरी पारा में एक वाचनालय था पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नाम से। वो भी मेरे को अब दिख रहा है, आप पूछ रहे हैं, बहुत बड़ा टेबल जिला हमन बाजवट के थे, बाजवट, और चारों तरफ कुर्सियाँ, अखबार रखा हुआ है और अलमारी में पुरानी किताबें जी। किताब के पन्ने ऐसे खोले तो फट जाए, इतनी पुरानी किताबें थी। तो मैं ये खबर शासन तक पहुंच जाए तो पता करें कि वो वाचनालय में रखी किताबों का क्या हुआ। संरक्षण का दौर है, तो वो भी एक आपके माध्यम से उसको भी संरक्षित करें, ताकि हमारे जो पुरोधा लोग हैं छत्तीसगढ़ के, उन लोगों ने कैसी कैसी तपस्या की। ब्रह्मचर्य आश्रम का स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने किया। राजिम में ही हरिजन को मंदिर प्रवेश कराए। ऐसे पवित्र भूमि में रहकर मैं पढ़ा, 9वीं 10वीं 11वीं में राजिम में पढ़ा। राजिम के हर गली, हर मंदिर, वो सोनतरीत घाट का नहाना, वो 3 नए पैसे में नाव पार करके राजिम से नया पारा जाना, वो कालूराम बुक सेलर की किताब, वहाँ से किताब खरीदना, शांतिलाल पारक के यहाँ से कपड़े खरीदना, वो सारी चीज़ें। और जब त्यौहार बार आ जाए तो बिल्कुल हर त्यौहार में हम लोग की इतनी संलिप्तता रहती थी अपने समाज में, आसपास के लोगों के साथ, कि उसका आनंद जो है ना, जीवन भर जब भी स्मृति में आई मैं ले लेता हूँ। ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो, साझा करना चाहते हो, जो आपको ताउम्र याद रहे? डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ऊपर थे मंच में, मैं नीचे था, तब तक कवि सम्मेलन शांत था। यह है कविता और कवि का
कैसे हमारे जनप्रतिनिधि सम्मान करते हैं। तो वो बोले कि मैं संचालन कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं कहूँगा तब मीर साहब पढ़ेंगे। उसके बाद मैं मंच में गया, अपनी जगह में बैठा था, वो माइक में आए, खड़े हुए माइक में, और बोले, ये उनके शब्द जो है ना जीवन भर के लिए मेरे मन में रहेगी। ये सुरेंद्र दुबे, अपने ऐसा, ये सुरेंद्र दुबे 30 साल से कविता पाठ कर रहा है, और पहली बार मैंने मीर अली मीर के रूप में एक ऐसे कवि को सुना और देखा और परखा, जिनकी कविता में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, अधिकारी, कर्मचारी बिना कहे लगातार तालियां बजा रहे थे। ऐसे कवि को मैं फिर बुला रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात। इतने मान सम्मान के साथ, इतनी ऊंचाई देकर जब दुबे जी मुझे माइक में बुलाया, मैं फिर पढ़ा जी। और वहीं से फिर दूसरे दिन प्रदेश के, हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह के साथ हेलीकॉप्टर बैठना कोई मजाक बात नहीं है। बहुत सारे लोग तो बाद में क्या होता है, जब अचानक ऊंचाई मिलती है ना, अचानक पॉपुलर होते हो, तो कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि बस ते हवा मुड़त रही जा, बहुत हो गए। मैं कहा वो बात नहीं है, मैं तो जीवन में कभी घमंड पाल के नहीं रखा। और 2010 देखें, आज 25, आज भी वही सम्मान है, वही मान है। कल मैं पुनः अखिल भारतीय मंचों में रहूँगा, जहाँ 4 कवि बाहर के आए हैं और 2 हमारे छत्तीसगढ़ से रहेंगे। सर, एक सवाल था मेरा आपसे कि इन दिनों चक्रधर समारोह का आपने जिक्र किया, एक बार फिर से चक्रधर समारोह जो है वो आयोजित किया गया है रायगढ़ में, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ के किसी कवि को आमंत्रित नहीं किया गया वहाँ। क्या कारण मानते हैं सर, क्यों ऐसा? कारण कुछ नहीं है, क्या हो गया है, डॉक्टर कुमार विश्वास की एक टीम बैठती है और वो अपनी टीम में, इसके पहले भी विवाद हुआ था जब युवा आयोग का एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें छत्तीसगढ़ के कोई नहीं थे। तो आखिरी में डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को जोड़ा गया बैलेंस करने के लिए। आज सुरेंद्र दुबे होते तो उस मंच में होते जी। तो वो हमारे छत्तीसगढ़ में जितनी प्रतिभाएं हैं, मैं तो राज्य युवा आयोग का जब काव्य प्रतियोगिता में पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चे आए थे, बैकुंठपुर से आए थे, कांकेर से आए थे, हमारे रायपुर के थे, ऐसी ऐसी प्रतिभाओं को मैंने देखा और परखा, पुरस्कार भी था उसमें। तो उन प्रतिभाओं का नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन आज एक स्टेटमेंट पढ़ा मैं इसमें मोबाइल में कि सुरेंद्र दुबे ने छत्तीसगढ़ शासन से ये बात कही है कि मैं 10 दिन छत्तीसगढ़ में रह के छत्तीसगढ़ के नवांकुरों को मांझने के लिए आऊँगा, ऐसी व्यवस्था शासन करे। तो छत्तीसगढ़ में अभी उनको कोई साहित्यिक धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित कवि दिखलाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए बाहर जो छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान में जो कवि मंचों में जो जाते हैं, उनके साथ उनको लेकर वो काव्य पाठ करते हैं, और काफ़ी महंगा उनका आप पता करेंगे ना कि कितना पेमेंट लेते हैं, तो बोले वो लोग दे रहे हैं तो मैं ले रहा हूँ। लेकिन छत्तीसगढ़ के कवियों का मैं तो सुना हूँ कि एक आध दिन, एक बार शायद 2 छत्तीसगढ़ के कवियों को लेकर के उन लोग काव्य पाठ कराने वाले हैं। अभी तो आज 27 तारीख वाले में तो छत्तीसगढ़ से किसी को नहीं लिया गया। और ये हमारे छत्तीसगढ़ के साहित्यिक बिरादरियों के लिए एक संदेश है कि आप मीडिया के माध्यम से अपने आप को उनके सामने लाओ। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ प्रतिभा नहीं है, लेकिन जिनकी चलती है, कुमार विश्वास विश्व कवि के नाम से फेमस हैं, उनकी बात कटती नहीं। और इतना निश्चित है कि उनके आने से मंच की गरिमा बढ़ जाती है, और गरिमा बढ़ने के कारण लोग उनको बार बार सुनना चाहते हैं। और उनके पास इतनी विद्वता है, अब तो वो प्रवचन भी करते हैं तो लोगों की भीड़ रहती है। तो उनका नाम, और अपने नाम के कारण अपनी एक टीम लेकर आते हैं, और छत्तीसगढ़ में अधिकांश मंचों में जब तक डॉक्टर सुरेंद्र दुबे रहे, उस मंच में वो बैठते थे। लेकिन आज सुरेंद्र दुबे के नहीं होने के कारण
किसी कवि को स्थान नहीं मिलना ये दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का। अंतिम बार आपको परेशान करूंगी मैं कि अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है उसे देखते हुए अगर कोई कविता आप सुनाना चाहें तो वो कौन सी कविता होगी? वर्तमान घोर कल युग, आप देखिए अलग अलग हिस्सों में बम बारूद, कितने विस्फोट हो रहे हैं, कितने लोग मारे जा रहे हैं, भूख से कितने लोग मर गए। जितने भी गोला बारूद का उपयोग करना है लोग कर रहे हैं, अपना बाजार चला रहे हैं। तो जो कलयुग है ना, मैं छत्तीसगढ़ी में ज़्यादा लिखता हूँ, तो मैं कलयुग को सांकेतिक रूप में लेकर के लिखा, कल बलागे हो ही नहीं ते कलहरत हो ही। मैंने कलयुग भी परेशान हो गया है कि कल बलागे हो ही नहीं ते कलहरत हो ही, कल बलागे हो ही नहीं ते कलहरत हो ही, कल बलागे हो ही नहीं ते कलहरत हो ही, कल बलागे हो ही नहीं ते कलहरत हो ही, कोनो सिर तुन के कलयुग हो ही। हाँ फी आगे हो ही जी पूछारी नहीं है, अलवा जलवा हो गए जी चिन्हारी नहीं है, ऋषि आगे हो ही खुदे भोगत हो ही, कोनो सिर तुन के कलयुग हो ही। हाँ काला काला बताओ कोनो सेठ नहीं लइका, पिचका सियानी लगे पे नहीं, मैं काला बतावा कोनो घे पे नहीं, लइका पिचका सियानी ला सेठ नहीं, अलगी आगे हो ही खुदे भोगत हो ही, कोनो सिर तुन के कलयुग हो ही। ये थे हमारे साथ सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार मीर अली मीर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ की धरोहर, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा केवल और केवल छत्तीसगढ़ के लोग ही बचा सकते हैं। सही तरीके से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की धरोहर केवल छत्तीसगढ़ के लोगों के ही हाथ में है और इसे बचाए जाने का वो संभवतः प्रयास अपनी कविताओं के माध्यम से सदैव करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में समय देने के लिए।